हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्बिटालिन और सल्ब्यूटामॉल, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग टर्बिटालिन और सल्ब्यूटामॉल इन दोनों एजेंट्स की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशंस, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एजेंट है हमारा आज का, वो है टर्बिटालिन। टर्बिटालिन जो है वो एक कैटेकोलामीन डेरिवेटिव हम इसे बोल सकते हैं। जैसा कि जितने भी अभी तक हमने डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स देखे थे, वैसा ही ये भी कुछ है। यहां पर भी हमें फिनाइल, हम कह सकते हैं कि ये भी एक फिनाइल इथेनॉल एमीन डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, इथेनॉल की साइड चेन देखने को मिलेगी, जिसके दूसरे कार्बन पर अमीन ग्रुप भी देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखो तो समझ में आ जाता है। यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग सिस्टम, दो कार्बन की एक चेन, जिसके पहले कार्बन पर OH ग्रुप, जिसे 1 हाइड्रोक्सी इथाइल या फिर इथेनॉल हम बोल रहे हैं, और साथ ही साथ इसके दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर एक अमीनो ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, और इस नाइट्रोजन पर एक जो है आपका एल्किल सब्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। कह सकते हो कि ये एक कैटिकॉल एमीन डेरिवेटिव है। कैटिकॉल एमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा बेंजीनिंग जिसके ऊपर दो OH ग्रुप लगे उसे हम लोग कैटिकॉल बोलते हैं, और उस कैटिकॉल के ऊपर अगर अमीन साइड चेन लगी हुई है, आपकी अमीन साइड चेन है, इसीलिए इसे कैटिकॉल एमीन भी हम बोल सकते हैं। ये डोपामीन जैसा ही कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि इसका एक्शन भी डोपामीन जैसा है, इसीलिए इसे डोपामीन जैसा स्ट्रक्चर भी प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि जो इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, कुछ वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर रिजेंबल हो रहा है। बस अंतर क्या है कि इपिनेफ्रिन में, आइए इपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर को भी देख लिया जाए। आपके सामने ये स्ट्रक्चर है और ये आ गया इपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। इपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एक जो है कैटिकॉल रिंग दिख रही है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर बेंजीन 1,2 डाइऑल है, यानी पहले और दूसरे नंबर पर OH ग्रुप है और चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। एक तो अंतर ये है यहाँ पे। दूसरा, ये जो नाइट्रोजन है, इस पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन किया, हाइड्रोजन को हटाया गया, इपिनेफ्रिन के हाइड्रोजन को हटा करके उस पे क्या लगा दिया गया, सॉरी नॉर इपिनेफ्रिन के हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो क्या बन गया, इपिनेफ्रिन। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर इस मिथाइल ग्रुप की जगह पर 4 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, जैसे कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर लगा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, हमारा टर्बिटालिन। तो दो अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ये कि जो कैटिकॉल रिंग है उस पे पहले और तीसरे नंबर पर OH ग्रुप है, ना कि पहले और दूसरे नंबर पे यहां पर बेंजीन 1,3 डाइऑल ग्रुप देखने को मिलता है। इसके पहले जितना भी हमने देखा वहां पे 1,2 डाइऑल था। दूसरा, फोर्थ पोजीशन सब्स्टिट्यूशन ना होकर के फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सेम वही दो कार्बन की चेन, पहले नंबर पर OH ग्रुप यानी कि 1 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, और उसके दूसरे नंबर के कार्बन पे जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन, उस पे एक हाइड्रोजन तो है, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके टर्शरी ब्यूटाइल 4 कार्बन की चेन है जिसके दूसरे नंबर से ये जुड़ा हुआ है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे 3 क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, इसीलिए इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल 4 कार्बन कंटेनिंग। तो ये हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर 2 टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एक कैटिकॉल है और इस कैटिकॉल के फिफ्थ पोजीशन पर 2 टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और एक जो है हमारा 1 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टर्बिटालिन। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। जैसा हमने कहा कि फिफ्थ पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फिफ्थ पोजीशन पर पहले साइड चेन लिखेंगे, और ये जो हमारा बेंजीन 1,2 डाइऑल है, सॉरी 1,3 डाइऑल है, ये हमारा एज अ पेरेंट नेम के रूप में यूज होगा। तो हो गया 5,2 टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो, दैट इज दूसरे नंबर पर टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो लगा हुआ है। 1 हाइड्रोक्सी, पहले नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल, 2 कार्बन की चेन है, इसलिए इथाइल वर्ड यूज किया। बेंजीन, दिस इज बेंजीन, पहले और तीसरे पे OH है, इसलिए 1,3 डाई ऑल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो जो इसका फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड रूप में देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में, यानी क्रिस्टल्स बनाते हुए पाउडर्स के रूप में देखने को मिलता है, जैसे नमक इत्यादि होते हैं वैसे। नेक्स्ट, कलर की बात करें तो थोड़ा सा ग्रेश व्हाइट कलर या व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डर की बात करें तो किसी तरीके की कोई इसमें सुगंध या दुर्गंध हमें देखने को नहीं मिलती। टेस्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत स्लाइटली बिटर, हल्का सा खाते समय हल्का सा जब आप इसको मुंह में लेंगे तो थोड़ा सा आपको बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट आपको आएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 246 से 248 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जबकि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, थोड़ा कम सॉल्युबल है इन द रेफरेंस टू वाटर जब हम इसे घुलते हैं इथेनॉल या मिथेनॉल में, यानी घुलता है लेकिन वाटर जितनी सॉल्युबिलिटी उसमें नहीं है। लेकिन क्लोरोफॉर्म और ईथर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है वहां पर,
ईथर और क्लोरोफॉर्म में घुलता नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो अपने क्लास के और ड्रग्स की तरह से इसको भी अगर आप एयर या लाइट के प्रेजेंस में लेकर के आते हैं तो इसका कलर बदल जाता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, खराब होने लगता है ये। इसीलिए इसे हम लोग वेल क्लोज टाइट क्लोज कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे जनरली हम लोग स्टोर करते हैं। कोशिश किया जाता है कि हीट, मॉइस्चर, एयर, लाइट इत्यादि से इसको प्रोटेक्शन मिले और इन चीज़ों के संपर्क में ये ना आए। जो भी आप जहां भी स्टोर करें इन चीज़ों से इसको बचा करके रखना होगा आपको। बात करें तो ये एक एडर्जिक एजेंट है और एडर्जिक जो सिस्टम है हमारा, एडर्जिक नर्वस सिस्टम या एडर्जिक जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वहां पे जा करके एगोनिस्ट यानी जो कैटेकोलामीन्स हैं जैसे डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, उनके जैसे एक्शन जो है ये शो करता है। कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के जैसा जो इफेक्ट शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करने वाला, उसकी जैसी हरकतें या उसकी जैसी एक्शन शो करने वाला। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं कि जनरली क्योंकि ये सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, उन जगहों पर जैसे कि सांस लेने से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए। पहले जैसे कि सबसे पहला हमारा वीजिंग। वीजिंग क्या है, कई बार कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है तो अगर उन्हें एजमा है यानी अस्थमा, हम लोग एजमा असली वर्ड है बट अस्थमा बोलते हैं, तो अस्थमा है अगर किसी व्यक्ति को तो उसमें उसको जब वो सांस ले रहा होता है तो उसको काफी सारे प्रॉब्लम आती है सांस लेने में और जिससे एक आवाज निकलती है, घरघराहट जैसी आवाज निकलती है, जैसे उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। ये आपको उसको देख करके ही पता चल जाता है। दैट इज नोन एज वीजिंग, जो घरघराहट जैसी आवाज आ रही है। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ऐसे व्यक्तियों के साथ एक प्रॉब्लम और है कि उनकी जो सांस की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी हम लोग आराम से सांस लेते हैं लंबी लंबी, वहां पे छोटी छोटी सांस ली जाती है क्योंकि सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो एयर आपका होल्डिंग कैपेसिटी है लंग्स की, वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। दूसरा, ऐसे में चेस्ट जो है वो टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस्मा के केसेस में, जो हमारी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, यानी कि जिसमें आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं, जो हमारे लंग्स की जो सेल्स हैं, उनमें डैमेज शुरू होता है और उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर आपका एम्फाइसेमा। इसी से रिलेटेड है, जहां पर हमें अगर एजमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है तो जो सांस लेने की कैपेसिटी है वो कम हो जा रही है, जो शॉर्टनेस है ब्रीथ की वो आपको देखने को मिल रही है। इन सभी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में, यानी सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाज में इस ड्रग का प्रयोग काफी बहुत मात्रा में किया जाता है। ये करता क्या है, कई बार खांसी आ रही है किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा या दिक्कत हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में आराम पहुंचाता है या जकड़न इत्यादि से आराम पहुंचाता है। ये आपके जो एयरवेज हैं उनको ओपन करता है, उनकी वहाँ की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है और जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाता है। तो इसलिए इतने सारे काम में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की तो टैब्यूटालिन जो है वो टैब्यूटालिन सल्फेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप और इनहेलर, आपने देखा होगा मूवीज में बहुत सारे लोग अस्थमा रहते हैं तो वो इनहेलर लेते हैं, वैसे इनहेलर्स जो है वो आते हैं और ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में इनके ये फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं मार्केटेड ब्रांड नेम्स की, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं बट कुछ फेमस ब्रांड्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा बेरिकाइनिल। बेरिकाइनिल जो है वो टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप और इनहेलर, इन सभी के रूप में देखने को मिलता है। एस्ट्राजेनेका का काफ़ी फेमस ब्रांड है और ये हमें हर जगह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज ब्रोकोटर, जो कि सिरप के रूप में आता है, डेक्स्टर लैब्स इसे बनाती हैं। टोसिक्स AX सिरप, जो कि पिरामल हेल्थ केयर बनाती है, और हमारे कोफैक्स के नाम से आता है सिरप, जो कि एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन में देखने को मिलते हैं। जनरली जो है हमारा टैब्यूटालिन जो है वो ब्रोमहेक्सिन और ग्वेनाफेंसिन, इन दो ड्रग्स के साथ मिला करके दिया जाता है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी एक अच्छे तरीके से सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में प्रयोग किया जाता है। तो सिप्ला कंपनी से बनाती है, ये एक कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है। और अदर ब्रांड्स जो है वो है ब्रेथनी, फ्लेयर और टर्बासिम, ये सब और भी ब्रांड्स नेम है जो कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स नेम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डोजेस की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसे टैबलेट या ओरली के रूप में ले रहे हैं तो फिर या कैप्सूल इत्यादि के रूप में ले रहे हैं तो ये 7.5 mg से 15 mg पर डे के हिसाब से इसको दिया जा सकता है। 2.5 mg की टैबलेट्स आती हैं, 2-3 mg की टैबलेट्स आती हैं, उनको इस डोज में आप बांट सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है वो 15 mg पर डे के हिसाब से हो सकती है। इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन के रूप में जब इसे दिया जाता है तो 0.25 mg का इंजेक्शन देते हैं। अगर आराम नहीं हुआ या कम आराम हुआ तो थोड़ी देर बाद फिर से एक 0.25 mg का इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम डोज है इंजेक्शन में वो 1 mg के रूप में ही
दी जाती है पर डे के रूप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सल्ब्यूटामॉल। अगला जो हमारा आज का ड्रग है दैट इज सल्ब्यूटामॉल, जिसे एल्ब्यूटेरॉल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। तो सल्ब्यूटामॉल का जो स्ट्रक्चर है वो देख करके ये पता चलता है कि ये भी हमारा फिनाइल इथेनॉल एमीन डेरिवेटिव ही है। यानी यहाँ पर भी हमें एक एरोमेटिक रिंग सिस्टम, एक 2 कार्बन की इथेनॉल कंटेनिंग चेन और उसके साथ अमीन ग्रुप देखने को मिलता है। बात करें तो यहाँ पर जो अंतर है, जो बेसिक अंतर है टर्बिटालिन के स्ट्रक्चर में और इसके सल्ब्यूटामॉल के स्ट्रक्चर में, वो अंतर सिर्फ आपको, यहाँ तो सब कुछ सेम है बिल्कुल वैसे टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि टर्बिटामिल में लगा हुआ था, और 2 कार्बन की चेन थी, पहले के ऊपर OH ग्रुप लगा था। यहाँ पर कायरल कार्बन बन रहा है, चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं जिस कार्बन पे, उसी को कायरल कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू हो रही है जैसे कि टर्बिटालिन के स्ट्रक्चर में भी हो रही थी, शायद ये बात मैं बताना भूल गया। वहाँ पर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रही है, यानी कि 2 फॉर्म में पाया जाता है, R आइसोमर में और S आइसोमर में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर के 4थे नंबर पे हो रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरे नंबर पे जो हमारा पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ना होकर के पहले और दूसरे नंबर पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। पहले नंबर पे तो OH ग्रुप हो गया, दूसरे नंबर पे यहाँ पर OH ग्रुप ना होकर के मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, या 2 हाइड्रोक्सी इथाइल मिथॉक्सी नहीं, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। यानी एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाना था और एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके ऊपर OH ग्रुप लगाना है। इसीलिए ये एक कैटिकॉल नहीं है, इसे आप लोग कैटिकोलामीन्स मत लिखिएगा। इट इज नॉट अ कैटिकोलामीन, इट इज अदर देन कैटिकोलामीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक OH ग्रुप जो है वो हमारे बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फिनॉल के रूप में देखने को मिल रहा है। तो इसे हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल। दिस इज अ फिनॉल डेरिवेटिव, इट इज नॉट अ कैटिकॉल डेरिवेटिव। बस इसके स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना है, जितनी भी ड्रग्स आपने पढ़ी उसमें से ये चीज अंतर है, बाकी सारा कुछ बिल्कुल टर्बिटालिन जैसा है, बस यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि एक फिनॉल डेरिवेटिव है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जनरली सल्ब्यूटामॉल या टर्बिटालिन दोनों में जहां पर हमने देखा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो पाई जा रही है, 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं R और S, तो उनको अगर बराबर मात्रा में लिया जाए तो उसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो सल्ब्यूटामॉल जो दिया जाता है वो जनरली एक रेसमिक मिक्सचर के रूप में ही दिया जाता है, जबकि देखा गया है कि जो R आइसोमर है वो 150 गुना ज्यादा आसानी से बीटा 2 रिसेप्टर्स, जो एडरेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसमें अल्फा रिसेप्टर्स हैं, बीटा रिसेप्टर्स हैं, तो जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर आसानी से जाकर के बाइंड करता है और अपने एक्शन को शो करता है, जबकि S आइसोमर की थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होती है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो सल्ब्यूटामॉल है वो एक सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट के रूप में काम करता है ड्यू टू द R आइसोमर। नेक्स्ट बात करते हैं नाम की। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर था ठीक उसी तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। आपने देखा कि एक फिनॉल डेरिवेटिव है और उस फिनॉल पे 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा था, तो वो इसके नाम में आपको दिखेगा। 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन था 2 टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, जो आपने भी स्ट्रक्चर में देखा था उसी के हिसाब से इसका नाम बन रहा है। देख लीजिए फिर से एक बार स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका एक फिनॉल ग्रुप है, ये 1 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो ग्रुप दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो इसी के हिसाब से इसका हम लोग नाम लिख लेंगे, दैट इज 4,2 टेट्रा ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, जो कि फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है। तो ये हो गया इसका नाम। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्योंकि मैंने कहा जो नाम हम लिखते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वो बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, तो स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया तो नाम आप लिख लेंगे। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। जो इसका फिजिकल स्टेट है ये सॉलिड रूप में देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में देखने को मिलता है। इसका जो कलर है वो ऑफ वाइट या फिर थोड़ा सा क्रीम कलर का या व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें तो कोई भी सुगंध या दुर्गंध इसमें भी नहीं होती। टेस्ट हल्का सा स्लाइटली बिटर, थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट इसका होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 149 से 151 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 149 से 151 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इथेनॉल वाटर में काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल है, जबकि आपका क्लोरोफॉर्म में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यानी कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारी ये ड्रग जो होती है वो सॉल्युबल होती है। स्टोरेज की बात करें तो अपनी क्लास की और ड्रग्स की तरीके से ही इसको भी हम लोग एयर में, लाइट में, हीट में या मॉइस्चर में अगर रखेंगे तो खराब हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग वेल क्लोज कंटेनर्स में रखते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि इसमें डायरेक्ट हीट, लाइट, एयर या मॉइस्चर का कंटेंट ना हो। एक चीज़ और याद रखनी कि इसे फ्रीज नहीं करना है, इसके इंजेक्शंस को या इसके प्रिपरेशंस को हमको फ्रीजर के अंदर डाल करके नहीं रखना चाहिए। यूजेस की बात करें तो ये अपने
मैंने पहले बताया कि ये भी एक डायरेक्ट एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर है ड्यू टू आर आइसोमर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपसे, और ये एक सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे एक्शंस जो है वो शो करती है, जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इत्यादि। ये एक ब्रोंको डायलेशन का काम करती है, यानी हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, हमारी जो लंग्स की सेल्स हैं, उनको जो है डायलेट करने का काम करती हैं, वहाँ पर डायलेशन जो है वो कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म में ये यूज़ किया जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब जब हमारा एयर पैसेज या लंग्स जो उनकी सेल्स हैं उनमें आपका कंजंक्शन होता है, दर्द हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है, ऐसी कंडीशंस को हम लोग ब्रोंकोस्पाज्म बोल सकते हैं, जो कि कॉज होता है ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से, यानी आपकी ब्रोंकियल सेल्स जो हैं वो खराब हो रही हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और जो एयर कैपेसिटी है लंग्स की, एयर कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को ब्रोंकियल एजमा के नाम से या ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से जानते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अभी मैंने आपको बताया, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से कोई भी क्रॉनिक ब्रोंकियो पल्मोनरी डिसीज, यानी पल्मोनरी सेल्स में, आपके ब्रोंकियल सेल्स में किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है जो कि एयर पैसेज में है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में है, वहां पर हम लोग इसको ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में यूज करते हैं। साथ ही साथ ये जो अस्थमा के हमारे सिम्टम्स हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसे कि खांसी आना, जैसे कि घरघराहट की आवाज होना, या फिर आपकी जो ब्रेथ है उसकी शॉर्टनेस होना, उसको कम होना, या सांस लेने में कठिनाई होना, इन सभी जैसे सिम्टम्स को कम करने, उनको ठीक करने या सांस से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने के काम में इस ड्रग का बहुत आयत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, खांसी आ रही है, आप देखते हैं जो उसकी दवाएं होती हैं उसमें जनरली हमें सल्ब्यूटामॉल जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो सल्ब्यूटामॉल जो है खुद भी एज अ बीपी में इसका एज अ पाउडर के रूप में या टैबलेट्स के रूप में देखने को मिलता है, जबकि जनरली ये सल्ब्यूटामॉल सल्फेट के रूप में दिया जाता है, जो एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसमें सल्ब्यूटामॉल की टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप, रोटा कैप और इनहेलर इत्यादि जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मार्केटेड ब्रांड्स की, तो हम सभी को मालूम है कि सल्ब्यूटामॉल अगर किसी ने आसपास अपने देखा और जानता है तो एक ब्रांड सब जानते हैं, दैट इज एस्थालिन। एस्थालिन जो है सबसे फेमस ब्रांड है, सिप्ला कंपनी इसको बनाती है और सल्ब्यूटामॉल ही इसके अंदर पाया जाता है। ये टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, कॉम्बिनेशंस के रूप में, रेस्पिरूल्स मतलब कि जो कि आप पफिंग के लिए या फिर मास्क लगा करके जो लेते हैं ना, धुएं के रूप में लेते हैं, दैट इज रेस्पिरूल्स में आता है, और इनहेलर के रूप में भी ये देखने को हमें मिलता है। तो ये इन सभी तरीके से ये हमें सिप्ला कंपनी इसको बनाती है और एस्थालिन के नाम से ही मार्केट में लाती है। दूसरा जो फेमस ब्रांड है वो है एस्टासोल, जो कि टैबलेट और सिरप के रूप में देखने को मिलता है, ओस्टर लैब्स बनाती हैं। जीएसके फार्मास्यूटिकल्स इन्हें ब्रोंको के नाम से टैबलेट के रूप में लेके आते हैं। ब्रोनोसोल के 4 के नाम से टैबलेट आती है जो कि एल्केम बनाती है, और डेनी हेलर के नाम से इनहेलर आता है जो कि जाइडस कैडिला बनाती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे आपको ड्रग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेल्बियर के नाम से आती है, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स बनाती हैं, जो भी टैबलेट, कैप्सूल, इनहेलर, रैप्सूल, सोल्यूशन, सिरप, इन सभी के फॉर्मेट में इस ड्रग को लेकर के आती हैं। सेल्बिटॉल के नाम से आती है टैबलेट, जो कि एफडीसी लिमिटेड बनाती है, थोड़ी सी सस्ती ड्रग होती है, ये काफ़ी फेमस ड्रग है ये भी। नेक्स्ट माइक्रो लैब्स जो है इसे सेल्बिट के नाम से लेकर आती हैं, जो कि टैबलेट के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा रोटा कैप्स के रूप में भी देखने को मिलती है, जो कि एरोकार्ट के नाम से आता है, और इसमें कुछ ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है, जैसे बैक्लोमिथासोन है और डाइप्रोपियोनेट, 2 ड्रग्स जो हैं वो इसके साथ सल्ब्यूटामॉल के साथ मिला करके सिप्ला कंपनी बनाती है। और इस कई सारी कंपनियां इसके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस में भी लेके आते हैं, बट जो यहाँ पे ब्रांड नेम्स मैंने जनरली दिए हैं इसको छोड़ करके वो सब केवल सल्ब्यूटामॉल के ब्रांड नेम है। इसके अलावा एल्बिटरॉल, एस्मेनालिल और ब्रोंकोकॉर्टिब के नाम से भी काफ़ी फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये नाम तो इतना फेमस है कि इसको हम लोग सल्ब्यूटामॉल का एक अल्टरनेट नाम के रूप में भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस की, तो जो इसका डोज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज 12 to 16 mg पर डे के रूप में हम इसे ओरल रूट में दे सकते हैं। और अगर इनहेलेशन में, क्योंकि ज़्यादातर जो इनहेलर्स आते हैं उसमें हमें सल्ब्यूटामॉल देखने को मिल जाता है, इसकी जो डोज है वो 100 माइक्रोग्राम्स होती है एक डोज में, यानी एक बार में दिया जाता है तो 100 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर काम नहीं किया, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर 5 मिनट बाद दूसरी डोज दी जाती है जो कि 100 माइक्रोग्राम की ही होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सल्ब्यूटामॉल और टर्बिटालिन। और इससे रिलेटेड जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के अनुसार जो जानकारी आपको देनी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे।
आप लोगों के लिए हमने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस। आप उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सौरभ गांगुली जी क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।